हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डी में साइंस की एक मैराथन क्लास लेने वाले हैं जो फिजिक्स की होगी। और आने वाले टाइम में हम केमिस्ट्री की भी एक मैराथन क्लास लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वो सारे फैक्ट, सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे जिनसे इस समय क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और फ्यूचर में जो भी शिफ्ट होने वाले जो एग्जाम्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से ये वीडियो देखना है और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या ऐसे ही केमिस्ट्री क्लास चाहिए, क्योंकि एक ही क्लास में आप उससे रिलेटेड सारी चीज़ें समझ सकते हैं। केमिस्ट्री के बाद हम बायो की क्लास लेंगे और बायो को हम क्वेश्चन वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो फिजिक्स की क्लास है बहुत ही शानदार होने वाली है। हर एक टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने ये क्लास अच्छे से ले ली तो आई एम श्योर कि आपको आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप सच में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक का पास जरूर परचेज करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके जब आप परचेस करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और देखिए, एग्जाम्स में एक टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है एग्जाम क्रैक करने के लिए। सो आप अगर ऑनलाइन टेस्ट परचेस करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो उस केस में आप अपने टाइम मैनेजमेंट को और अच्छा कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं, जो लगभग 1 घंटे की होगी। उस 1 घंटे में आपको फिजिक्स के बहुत सारे फैक्ट जो आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है उनको हम बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम रिलेवेंट फैक्ट से। सबसे पहले हम लोग क्लास 10th का पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का जो फिजिक्स है हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस समय जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें 10th फिजिक्स के टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हम इसी से ही स्टार्ट करते हैं 10th फिजिक्स के। और इसके बाद हम लोग 9th में जो फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे लाइट। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे लाइट। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि लाइट जो है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एंड इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब ये किसी भी मतलब प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरी चीज, इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब लाइट एंटर करती है, लाइट इंटर करती है यानी प्रवेश करती है इनटू एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में, किसी भी माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसमें से इसकी कौन कौन सी चीजें चेंज हो जाती है? तो आपको याद रखना है, वेवलेंथ और वेलोसिटी ये चेंज हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है? बदल जाती है। बट यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज, ये बात समझ लीजिए कि जो फ्रीक्वेंसी है डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। तो ये भी कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम में कि लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कौन सी प्रॉपर्टी मीडियम बदलने के साथ नहीं बदलती है? तो आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, बाकी वेवलेंथ और वेलोसिटी बदल जाती है। अब इसको ऐसे आप समझो, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे वाटर है। ठीक है, अब वाटर में मान लीजिए लाइट इंटर कर रही है, लाइट सनलाइट जो है, मान लीजिए ये सन है। ठीक है, और यहाँ से सनलाइट इसमें इंटर कर रही है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ इंटर करने के बाद इसकी वेवलेंथ और इसकी वेलोसिटी दोनों बदल जाएगी। इसकी वेवलेंथ और इसकी वेलोसिटी दोनों बदल जाएगी। लेकिन हो कितनी जाएगी, कितनी हो जाएगी, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला होता है लेमडा। लेमडा मीन्स वेवलेंथ, वो होता है लेमडा नॉट अपॉन म्यू। और
v इक्वल टू होता है c अपॉन म्यू। c की वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू नॉन होती है, कहने का मतलब वहां दिया नहीं जाएगा। तो c की वैल्यू हमेशा 3 इंटू 10⁸ रखना है। और म्यू क्या है, तो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसको बोला जाता है अपवर्तनांक। हिंदी में बोला जाता है इसको अपवर्तनांक। तो उस माध्यम का ये अपवर्तनांक है म्यू। और ये है निर्वात में प्रकाश की चाल। एग्जाम्पल के लिए चलो हम मान लेते हैं कि एक कांच का टुकड़ा है जिसका अपवर्तनांक जो है वो 1.5 है। अब इस माध्यम में जब कोई, यानी जब कोई प्रकाश कांच के अंदर एंटर करेगा तो कांच के अंदर उसकी स्पीड कितनी होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू सी अपॉन म्यू। सी की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 इंटू 10⁸ और कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो वो है 1.5। तो यहां से आंसर आ जाएगा 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी कांच के अंदर प्रकाश की चाल। तो कुल मिलाकर के किसी भी माध्यम में, किसी भी मीडियम में अगर आपको प्रकाश की चाल या दूसरे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है, चाल निकालनी है, तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये लैम्डा नॉट क्या है, तो ये है वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, वायु में या निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। अच्छा, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य की यूनिट क्या होती है ये भी आप समझ लीजिए, कभी कभी पेपर में पूछा भी जाता है कि तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, तो वो होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। ये होती है तरंगदैर्घ्य की। हालांकि इसकी यूनिट मीटर भी हो सकती है क्योंकि एक प्रकार की लंबाई होती है, लेकिन ज्यादातर केस में एंगस्ट्रॉम जिसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है वो होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे आवृत्ति की, आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक यानी फ्रीक्वेंसी की यूनिट, तो वो होती है हर्ट्ज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एचजेड, हर्ट्ज, या फिर सेकेंड इनवर्स, या फिर सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट होती है। क्लियर हो गई बात। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट में लाइट की स्पीड इतनी होती है, किसी भी मीडियम में जाएगा तो लाइट की वेवलेंथ, लाइट की वेलोसिटी ये बदल जाएगी, बट लाइट की फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में नहीं बदलती, चाहे वो किसी भी मीडियम में एंटर कर जाए। क्लियर है। तो अभी मैं इसको सब मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे रिलेवेंट चीजें मैं जो बता रहा हूँ आपको, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, कौन कौन से फार्मूले अभी हम लोगों ने पढ़ लिए। सबसे पहला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि लैम्डा अगर हमें निकालना है तो लैम्डा नॉट अपॉन म्यू लगना है। दूसरा फार्मूला जो पढ़ा हमने, वो किसी भी मीडियम में प्रकाश की, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल बतानी हो तो सी अपॉन म्यू फार्मूला लगाएंगे। और तीसरी चीज कि अगर हमें ऊर्जा निकालनी हो, हमें अगर यहाँ पे फाइंड करना हो एनर्जी, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की एनर्जी ई बतानी हो, तो उसका फार्मूला होता है एच न्यू। इसको क्या बोला जाता है, न्यू, जिसको जो कि है फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। एच क्या है, तो एच है प्लैंक कांस्टेंट। देखिए ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर हमें किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हमें ऊर्जा निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, तो हम एच न्यू वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है। और अगर हम इसको एच न्यू को रिप्लेस कर दे, हमें पता है कि सी इक्वल टू जो होता है वो न्यू लैम्डा होता है, यानी प्रकाश की चाल बराबर प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य। तो अगर हम इस फार्मूले से इसको रिप्लेस करें तो एनर्जी का एक और भी फार्मूला आता है जो कि होता है एस सी अपॉन लेमडा। सो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि उसकी वेवलेंथ दे दी जाती है कि कोई लाइट है जिसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। यहाँ पे एनर्जी हमें बतानी है, क्या बतानी है, एनर्जी बतानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी के लिए फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले एच की वैल्यू कितनी, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। उसके बाद सी की वैल्यू जो कि अभी हमने इससे थोड़ा सा पहले बताया, कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻⁴
8 और उसके बाद लेमडा, तो लेमडा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में आप याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर में 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर होते हैं। 1 पिकोमीटर में 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर होते हैं। 1 एफएम में यानी फर्मी में 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर होते हैं। तो ये भी यूनिट्स आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 10 टू द पावर माइनस 10। उसके बाद जब इसको सॉल्व किया जाएगा, बताइए 3 का इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 19.8 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 जब इसके साथ लगेगा तो 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा। माइनस 7 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 15 हो जाएगा इसके साथ मिलकर के, और जब इसके साथ ये सॉल्व होगा तो 10 टू द पावर माइनस 19 आ जाएगा। क्लियर है? अब हम इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे तो इतने जूल आंसर आ जाएगा। इसकी एक और यूनिट भी होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा को, जो ऊर्जा की जो दूसरी यूनिट होती है, जो कह सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। ऐसी यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट, ये भी समटाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने खुद यहाँ पे इसको देखा है एग्जाम में। वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है? और इसमें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। सो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ऐसे ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो ऐसे तो ऊर्जा की इकाई जूल होती है, तो हम इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग लाइट के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, लाइट के नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लाइट से रिलेटेड कौन कौन से फिनोमिना होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो फिनोमिना है वो है रिफ्लेक्शन। वो कौन सा है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में बोला जाता है परावर्तन। अब ये परावर्तन होता क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सतह है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक सतह है, चमकदार सतह, इससे लाइट आती है, टकराती है और टकराने के बाद चली जाती है, तो इसी घटना को बोला जाता है परावर्तन। यानी लाइट का किसी चमकदार सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में चले जाना ही क्या है? परावर्तन है, यानी रिफ्लेक्शन है। इसमें जो सबसे ज्यादा आप ये मान लीजिए कि एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो अपवर्तन से पूछा जाता है, लेकिन परावर्तन के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए परावर्तन में क्या होता है कि यहाँ पर लाइट आती है और लाइट टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जाती है, वापस उसी माध्यम में चली जाती है। ये बात ठीक है? ये बात समझ में आ गई? तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, इसका जो रेज होती हैं, इस तरीके की जो रेज होती हैं, इसको हम आपको समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये एक प्रकाश की किरण आई और इस सरफेस से मान लीजिए कि ये एक स्मूथ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परावर्तन पृष्ठ। तो यहाँ से परावर्तन होता है और ये प्रकाश की किरण सीधे यहाँ पे ऐसे निकल जाती है। ठीक है? और ये बीच में जो लाइन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अभिलंब। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब यानी नॉर्मल। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है आपतित किरण। इसको बोला जाता है आपतित किरण। इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। ठीक है? इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहीं पे मेन इंपॉर्टेंट है कि ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण।
तो आपतन कोण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये वाला जो होता है इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। आर को क्या बोला जाता है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसको जरा समझ लीजिए। देखिए यहां पे मान लीजिए कि ये क्या है, तो ये है नॉर्मल, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, और ये प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमेशा जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है ये दोनों हमेशा अभिलंब से मापे जाते हैं। किससे मापे जाते हैं? अभिलंब, यानी नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि चित्र में दिया होता है कि ये यहाँ पे 60 डिग्री है, तो उस केस में बताइए यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। तो अगर मान लीजिए आपके पास फिगर यहाँ पे गिवन है इस तरीके का, और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, इसको मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये मान लीजिए 60 डिग्री है और पूछा जाए कि आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी, तो बताइए अगर ये 60 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी? 30। क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है। अब यहाँ पे ये 60 है, ये 30 है, तो इसका मतलब आई की वैल्यू 30 आ गई। और जब आई की वैल्यू 30 आ गई तो बताइए आर की वैल्यू भी क्या होगी? 30 डिग्री होगी। आर की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री होगी। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे बात ये आई कि जो परावर्तन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ाने जा रहे हैं। जो ये परावर्तन है ये किससे होता है? तो आपको याद रखना है ये दर्पण से होता है, यानी मिरर से होता है। ठीक है, मिरर से होता है। अब यहाँ पे मिरर कितने टाइप के होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। मिरर मेन दो होते हैं, एक होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पे जो प्लेन मिरर है इसका यूज हम लोग घरों में करते हैं अपना फेस देखने के लिए, और जो स्फेरिकल मिरर है इसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो ये टॉपिक जो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्पज से। तो ये चीज आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। हालांकि यहाँ पे आपको परावर्तन समझ में आ गया होगा, ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा और हमेशा इसी अभिलंब से मेजर किया जाता है, अभिलंब से मापा जाता है, नॉर्मल से मेजर किया जाता है। अगर मान लीजिए सतह से दिया हुआ है तो 90 में से माइनस करके हम उसको निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दर्पण में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में सबसे पहली चीज कि समतल दर्पण की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। अब ये फोकल लेंथ क्या होती है इसको अभी हम बाद में डिफाइन करेंगे। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी वक्रता त्रिज्या है वो भी अनंत होता है। ठीक, ये सारे फैक्ट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो एग्जाम से रिलेवेंट है, पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने यहां पर कोई आदमी खड़ा है, कुछ दूरी पे यहाँ पे आदमी खड़ा है, तो आपको याद रखना है कि ठीक उतनी ही दूरी पर इसका यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। जितनी दूरी इसकी है
उतनी ही दूरी इसकी होगी। मान लीजिए अगर ये 10 मीटर की दूरी पर है मिरर से, तो ये भी 10 मीटर की ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जान लेना है कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई है, यानी जो मिनिमम हाइट है, न्यूनतम ऊंचाई, ये आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या समझिएगा। मान लीजिए ये पर्सन 5 फीट लंबा है और ये चाहता है कि हम अपने पूरे फेस को इस मिरर में देख पाए, तो इसकी जो हाइट है वो एट लीस्ट कम से कम 2.5 फीट होनी चाहिए। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतिबिंब यानी पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, समतल दर्पण की फोकल दूरी, फोकस जो फोकल लेंथ होती है यानी फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। जितनी दूरी पे वस्तु होता है उतनी दूरी पर उसकी इमेज बनती है। हाँ, लेकिन अगर इसमें ये कह दे कि आपसे कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, तो वो तो 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इस जगह पर थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपसे पूछा है कि भाई प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो वो तो 10 मीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर मान लो ये पूछ लिया जाए कि प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितनी है, तो वो तो 20 मीटर है। क्लियर हो गई बात। हाँ, और उसके बाद समझिएगा, अगर ये दर्पण की तरफ u वेलोसिटी से जा रहा है, तो इमेज उसकी तरफ 2u वेलोसिटी से आता हुआ लगेगा। बात ध्यान समझिएगा, 2u वेलोसिटी से आता हुआ लगेगा। अब ये कैसे समझिएगा, इसको हम थोड़ा सा आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए, देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि ये इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, जबकि इसके बीच की दूरी 20 मीटर है। तो सिंपल सी बात है, ये भी 20 मीटर की दूरी पर होगा। अच्छा, ये 5 मीटर के हिसाब से जा रहा है, तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड के ही हिसाब से आएगा इधर की तरफ। लेकिन बताइए, 1 सेकंड में 5 मीटर ये आगे आएगा, 5 मीटर ये आगे आएगा, तो टोटल कितने मीटर आगे पहुंच जाएंगे? 10 मीटर। यानी अभी जो दूरी 40 थी, अब वो दूरी 30 बची, क्योंकि 5 मीटर जब ये इधर शिफ्ट होगा, ये 15 पे आएगा, तो ये भी तो 15 पे आ जाएगा। तो बताइए, अब इनके बीच की दूरी है कितनी? 30। और ये चीज कितने में हुआ? ये 1 सेकंड में हुआ। तो यानी हम कह सकते हैं 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी कम पड़ गई इन दोनों के बीच की। तो अगर कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर ये u वेलोसिटी से जा रहा है, तो इमेज इसको 2u वेलोसिटी से आता हुआ लगेगा, रियल में नहीं आएगा, वो आता हुआ लगेगा। क्लियर होगी बात। तो ये समतल दर्पण से रिलेटेड सारी चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा बनता है? अगर हम प्रतिबिंब के नेचर की बात करें, है ना, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो समतल दर्पण के केस में, ठीक है, समतल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब होता है, इमेज जो होती है प्रतिबिंब, वो बराबर बनता है, यानी वस्तु के बराबर बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, यानी वर्चुअल बनेगा। क्लियर है? इक्वल, इरेक्ट और वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनेगी। सो हम लोगों ने समतल दर्पण पूरी तरीके से पढ़ लिया है। नंबर 2 पे क्या है? नंबर 2 पे है गोलीय दर्पण। नंबर 2 पे क्या है? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा? उत्तल, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, और दूसरा होता है अवतल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित संबंधित परिभाषाएं।
यानी कौन कौन से वर्ड हैं जो हम लोग दर्पण में प्रयोग करते हैं। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक हमने दर्पण बना दिया, तो ये इसके पीछे तरफ पॉलिश कर दी, क्लियर है। तो जब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को बोला जाता है, जबकि इसके मध्य बिंदु, ये इसका जो मिडिल पॉइंट है, इसको बोला जाता है ध्रुव यानी पोल। इसको क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। और जब हम इसको, अगर हम इसको बनाना चाहें एक स्फेयर टाइप में, तो हम ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जो है वो किसी गोले का भाग है, और इस गोले के भाग, इस गोलीय जो स्फेयर बना हुआ है, इसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। जो कि कोई भी जो गोलीय दर्पण है वो किसी गोले का भाग होता है, और उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोला जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई कि वक्रता केंद्र यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर सी, और पोल यानी पी को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई? ओके। अब देखिए, समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पे किस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए, ये चीजें मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझ लेनी है अच्छे से। देखिए, फिर से मैं यहाँ पे बना दूं। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर पास होती हैं, जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, मान लीजिए ये बिंदु है, तो इसको बोला जाता है फोकस। इसको क्या बोला जाता है? फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर पास होती हैं उसको क्या बोला जाता है? फोकस। रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। ये होता है पी, और यहाँ पे होता है सी, अभी आपको बताया। और ये दूरी होती है वक्रता त्रिज्या। पोल से लेकर के वक्रता केंद्र यानी ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और ये वाली दूरी होती है एफ। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो आर होता है वो हमेशा 2f के बराबर होता है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकल लेंथ की 2 गुनी होती है। मतलब ये कि अगर पेपर में जैसे आ गया कि जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। या फिर अगर हम कहें वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? तो उसकी फोकल लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर यानी आधी। ठीक है। तो ये हुआ ध्रुव, ये सॉरी, ये क्या हुआ? वक्रता केंद्र, ये हुआ फोकस, और ये हुआ पोल। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है, ये इसके बीच में ठीक फोकस होता है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन के बाद इसी बिंदु से होकर गुजरती हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो फिर अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, जो सबसे ज्यादा इस बार पेपर में पूछा भी जा रहा है। प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है। प्रतिबिंब बनने के नियम। तो देखिए, अभी हाल ही के एग्जाम्स जो एक दो शिफ्ट कंडक्ट हुए, एक दो दिन के जो एग्जाम्स हुए हैं, उनमें इमेज रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आई हैं सामने, यानी इमेज रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे इमेज रिलेटेड ही अब पढ़ेंगे। आपने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, यानी उत्तल लेंस के बारे में। सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम लोग लेंस पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे।
अभी हम लोग क्योंकि परावर्तन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हम लोग मिरर को देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके एप्लीकेशन की। तो देखिए इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके इमेज फॉर्मेशन की तो कि इमेज कैसा बनाता है, तो इमेज हमेशा ये स्मॉल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और वर्चुअल बनाता है। अब इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब आभासी। देखिए कहीं भी अगर कोई भी मिरर या कोई भी लेंस इमेज इरेक्ट बना रहा है यानी सीधा बना रहा है, तो आप सिंपल सा उसमें आप ध्यान रखिएगा कि वो इमेज वर्चुअल ही है। ठीक है। तो ये इमेज का नेचर है कि ये किस टाइप की इमेज को बनाता है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन होता है वो होता है रियर व्यू मिरर में, यानी गाड़ियों में पीछे देखने के लिए जो यूज होता है वो यही मिरर होता है। दूसरा जो है वो हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी होता है। ठीक है। सिक्योरिटी मिरर मतलब जैसे होता है कि इसमें चूंकि इमेज कैसी बनती है, स्मॉल बनती है, तो इसमें होता यह है कि जैसे कोई मॉल वगैरह हुआ तो वहां पर स्टेबल में इस कॉन्वेक्स मिरर को रख करके एक ही बार में पूरे लोकेशन को एक साथ देखा जा सकता है कि कहाँ पे कौन क्या कर रहा है। तो एक सिक्योरिटी मिरर के तौर पे भी यूज होता है। दूसरा थर्ड इसमें हम यूज कर सकते हैं कि जो स्ट्रीट लैंप है, यानी कुल मिला के ये जो कॉन्वेक्स मिरर है यानी जो उत्तल दर्पण है, ये प्रकाश को ये कैसे इसको अपसारी भी बोला जाता है। ठीक है। इसको अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। ठीक है। इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी बोला जाता है और इसीलिए इसको स्ट्रीट लाइट में यूज किया जाता है। इसको कहाँ यूज किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये खंबा है और यहाँ पे लाइट लगी हुई है तो लाइट ज्यादा दूर तक इस फैले, उसके लिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। ये क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ पे इमेज का बता चुके हैं कि स्मॉल और इरेक्ट बनता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, एप्लीकेशन भी हो गया। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये सब चीज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में। तो जैसे मान लीजिए ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें पॉलिश जो जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है यानी जो परावर्तित सतह होती है वो बाहर की तरफ होती है, अंदर की तरफ पॉलिश होता है। तो अगर हम बात कर लें ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, पहले तो हम एक लाइन ऐसे पैरेलल लेके जाएंगे। जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से जाती हुई लगेगी? वो लगेगी फोकस से जाते हुए यहाँ से। उसके बाद एक हम इसको ऐसे लेके जाएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ पे इसकी इमेज इस तरीके से बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो प्रतिबिंब है यानी इमेज है वो फोकस और पोल के बीच में बनता है हमेशा, ऑलवेज। क्लियर है? हमेशा इसकी जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में ही बनती है। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है, इसकी इमेज स्मॉल, इरेक्ट और वर्चुअल बनती है। इमेज की पोजीशन हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही होती है। ठीक है। और इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बन जाता है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? कॉनकेव मिरर। अभी देखिए बहुत कुछ जानने को है, ये वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि एक ही बार में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर आपने देख लिया दैट्स सफिशिएंट फॉर फिजिक्स। तो अब हम जो नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे वो नेक्स्ट कौन सा होगा? तो वो होगा कॉनकेव। तो देखिए कॉनकेव में क्या होता है कि वस्तु की स्थिति के हिसाब से, इमेज की पोजीशन के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है वो, सॉरी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से जो इमेज है वो अलग अलग तरीके से बनती है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज बनाए देता हूँ। जो इसकी इमेज है वो, या इस कह सकते हैं कि जो मिरर की जो इमेज है वो इस तरीके से बनती है। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ होता है। उसके बाद ये हमने मान लिया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है।
प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच से होके जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल मिडिल से होके जाता है। क्लियर है। यहाँ पे ये हो गया पोल, इसको हमने मान लिया एफ, ये हमने मान लिया सी, और एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को भी आपको याद कर लेना है। ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने रख दिया इमेज। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये इस बार पूछा भी गया है। ठीक है। यहाँ पे ये चीज पूछी भी गई है काफी बार, और यहाँ पे इसको हम नेचर को भी इंक्लूड किए दे रहे हैं। ठीक है। नेचर को भी यहाँ पे इंक्लूड किए दे रहे हैं, यानी जो इमेज बनेगी उसकी प्रकृति कैसी होगी वो यहाँ पे हम बताएंगे। क्लियर है। ओके। ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे नेचर के बारे में। अगर आप अभी एक दो दिन का एग्जाम देखे होंगे तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अनंत। जब ऑब्जेक्ट अनंत पे होता है तो इमेज फोकस पर बनती, फोकस मतलब यहाँ पे। ठीक। नेचर कैसा होता है, तो नेचर होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। उसके बाद जब वो फोकस और अनंत के सी के बीच में आया, मतलब कहने का मतलब जैसे वो यहाँ पर आ गया अनंत और सी के बीच में, तो उस केस में जो इमेज यहाँ बन रहा था वो थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी सी और एफ के बीच में बनेगा। अच्छा, ये इमेज बनेगा कैसे, तो वो स्मॉल बनेगा। फिर जब ये सी पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जैसे इसकी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सी पर, तो इमेज भी यहाँ से हट करके इधर पहुंच जाएगा सी पर, और उस केस में जो इमेज है वो इक्वल बनती है। फिर यहाँ पे जब इमेज को ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाएंगे, यानी सी और एफ के बीच में लेके जाएंगे, तो इमेज और इधर आ जाएगी, यानी सी और अनंत के बीच में पहुंच जाएगा, और इस केस में जो इमेज है वो लार्ज बनती है। जो पांचवा ऑप्शन है वो है एफ पर, तो जब एफ पर होता है तो अनंत पे हो जाता है, और इस केस में वेरी लार्ज इमेज बनती है। लेकिन इन पांचों में जो एक पॉइंट कॉमन है नेचर का, वो है रियल यानी वास्तविक, और इनवर्टेड, ये सब में लगाना है। ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है समझिएगा, ये एग्जाम्स में अगर आता है तो आप कैसे इसको हैंड ओवर करें, मतलब टेक ओवर करेंगे कि इसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाए। देखिए, अब देखिए इसमें एक लास्ट पोजीशन भी बचती है। देखिए यहाँ पे हम एफ तक तो आ गए, एफ तक आ गए, लेकिन यहाँ भी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ भी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में हुआ, तो उस केस में जो इमेज बनती है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब में एक प्रोसेस चल रहा था, सब एक ही जैसे 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 ऑब्जेक्ट इधर आ रहा था वैसे वैसे इमेज इधर जा रहा था, एक कॉमन प्रोसेस था। बट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बदल जाता है। अगर ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ तो इसकी इमेज मिरर के पीछे बनती है, जो कि लार्ज होती है। कैसी होती है, लार्ज होती है, बिहाइंड द मिरर होती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर यानी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनती है यहाँ पे इस केस में। और कैसा बनता है, लार्ज बनता है यानी बड़ा बनता है, और सीधा बनेगा, सीधा मतलब इरेक्ट बनेगा, और आभासी बनेगा। ठीक है। आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। इसी प्रॉपर्टी की वजह से, बात ध्यान से समझिएगा, इसी प्रॉपर्टी की वजह से चूंकि ये आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा भी बनता है इमेज, इसी की वजह से ये डॉक्टर्स के थ्रू यूज किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर के लिए, और एज अ सेविंग मिरर। ठीक है। एज अ सेविंग मिरर, इसका इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं, मतलब जो सैलून वाले हैं वो भी इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी अवतल दर्पण का, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये
आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर कीजिए, अभी एग्जाम्स में पूछे गए। सो इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे हमने इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ लिए। पहला क्या है, डॉक्टर के थ्रू यूज किया जाता है, सेविंग मिरर में यूज किया जाता है, टेबल लैंप में यूज किया जाता है, टेबल लैंप में यूज किया जाता है। और इसको अभिसारी, बात ध्यान समझिएगा, इसको अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है। कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोला जाता था, कॉन्वेक्स को बोला जाता था अपसारी। क्या बोला जाता था, अपसारी। लेकिन जो कॉनकेव है, जिसको हिंदी में अवतल बोलते हैं, इसको अभिसारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है। क्लियर है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में पूछा भी जा रहा है। सो अभी हम लोग यहाँ पे परावर्तन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपवर्तन। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन। ठीक है, ओके। सो हमारा नया टॉपिक जो होगा प्रकाश के गुण से संबंधित, वो होगा अपवर्तन। अपवर्तन, जिसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। देखिए आज मैं लाइट का पूरा टॉपिक करा दे रहा हूँ, कल इलेक्ट्रिसिटी का पूरा टॉपिक कराएंगे और 2 दिन में हाई स्कूल का ये पूरा फिनिश हो जाएगा। अब ये अपवर्तन है क्या, इसको जरा आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर कि ये यहाँ पे नीचे ग्लास है ना, यहाँ पे क्या है, इधर है कांच और इधर क्या है, इधर है हवा यानी वायु, एयर। ठीक है, इधर एयर है और इधर ग्लास है। तो होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे सतह, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, इसको यहाँ पे कलर में चेंज कर ले रहा हूं। ये इस तरीके से। तो होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम एंटर कर रही होती है, तो ये अपने रास्ते से भटक जाती है, यानी ये अभिलंब की ओर, ठीक है, ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी को बोला जाता है अपवर्तन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको जो बोला जाता है इसको बोला जाता है आर, या यहाँ पे जो आर है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण। क्या है ये है अपवर्तन कोण। वहां पे क्या था, वहां पे परावर्तन कोण था, यहाँ पे अपवर्तन कोण है। क्लियर है? अब देखिए, जब भी माध्यम की बात करें तो ये वायु है, ये कांच है, तो इसको बोला जाता है विरल माध्यम, ठीक, यानी रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। और यहाँ पे ये है सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम, सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम। तो अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं उसको ध्यान में रखिएगा। होता क्या है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो प्रकाश नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ होता, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा होता तो नॉर्मल से दूर जाता। देखिए, जनरली क्या था कि जनरली इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको इस रास्ते पे जाना चाहिए था, बट जा किधर रहा, इस रास्ते पे। यानी हम कह सकते हैं कि जब ये रेयरर से डेंसर में जाता है तो जो आई वाला एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आर से बड़ा हो जाता है। देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है। लेकिन जब ये डेंसर से रेयरर जाता है तो उस केस में आई आर से छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस केस में ये जो इधर की तरफ झुका था ये नॉर्मल से दूर ऐसे जाता। ठीक है,
उस केस में क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर इस तरीके से जाता। कब? अगर यहाँ पे ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर हो गई बात? अब इसकी हम बात करते हैं नियम की। तो सबसे पहला नियम है, उसको बोला जाता है स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। तो वो ये कहता है कि जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी प्रथम माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये है। तो इसको स्नेल लॉ बोलते हैं। ये फार्मूला भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शनल में ये भी आ जाता है साइन, मतलब इसमें से कौन सा स्नेल लॉ है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। बाकी जो फर्स्ट लॉ है जिसमें कहा जाता है आपतित किरण अपवर्तित किरण, ये सब पूरा कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये स्नेल लॉ हमको याद रखना है। क्लियर है? तो अपवर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे परावर्तन किससे होता था? दर्पण से होता था। वैसे अपवर्तन किससे होता है? तो अपवर्तन होता है लेंस से। अपवर्तन किससे होता है? लेंस से। ठीक है। सो अगर इतनी बात समझ में आ गई है, तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये लेंस से कैसे अपवर्तित होता है। तो पहले तो हम लेंस की बात कर लेते हैं कि ये जो लेंस होता है ये कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, वैसे लेंस भी दो टाइप का होता है। एक होता है अवतल, जिसको बोला जाता है, यहाँ पर इसका नाम बदल जाता है, ये हो जाता है अभिसारी, यानी इंग्लिश में बोले तो कन्वर्जिंग। क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग। वहां पर क्या था, अवतल को अभिसारी बोला जा रहा था, यानी कन्वर्जिंग बोला जा रहा था। और यहाँ पे अवतल जो है, अवतल लेंस, इसको अपसारी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अपसारी, यानी डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, प्रॉपर्टी बताने से पहले कुछ चीजें समझ लीजिए। जो वहां पे काम उत्तल दर्पण जिस हिसाब की प्रतिबिंब बनाता था, इमेज बनाता था, बिल्कुल वैसी ही इमेज यहाँ पे अवतल लेंस बनाएगा। अगर बात करें उत्तल दर्पण कैसी इमेज बनाता था, तो छोटा, सीधा और आभासी। सिमिलरली यहाँ ये भी होगा। जैसे वहां पे जो इमेज बनती थी वो हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनती थी, यहाँ थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएगा क्योंकि इसके नाम में अंतर आ जाता है। और जैसे वहां पे इमेज अवतल दर्पण में बन रहे थे, यानी कॉन्केव मिरर में बन रहे थे, ठीक वैसे यहाँ पे उत्तल लेंस में बनेंगे। ये आपको याद रखना है। बात करें ये लेंस बनते कैसे हैं, तो जो इस तरीके से बनता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हो सकता है आपको सही से फील ना है, ठीक है, लेकिन समझिएगा ध्यान से। इस तरीके से, यानी किनारे में चपटा होता है और बीच में उठा हुआ होता है, ये है कॉन्वेक्स। उसके बाद बीच में धसा हुआ रहता है और किनारे उठा हुआ रहता है, इसको बोला जाता है कॉनकेव। इसको क्या बोला जाता है? कॉनकेव। जैसे वहां पे पोल होता था दर्पण में, वैसे यहाँ पे इसके मिडिल पार्ट को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, यानी प्रकाशिक केंद्र। इसको क्या बोला जाता है? प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। ठीक है, यानी ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। जैसे वहां पे सी होता था, वैसे यहाँ पे बोला जाता है 2f, यानी जैसे मान लीजिए ये हमने मुख्य अक्ष खींच दी, तो यहाँ पे सबसे पहले मिलता है f, और वहां पे जैसे c मिलता था तो यहाँ पे होता है 2f। सिमिलरली इधर भी फोकस होता है, इसमें दो फोकस होते हैं, f डैश और 2f डैश। तो वो जो मैंने वहां पे टेबल बनाई थी जहाँ पे इमेज से रिलेटेड फिनोमेना थे कि पोजीशन उनकी क्या थी, वहां पर जहां जहां भी सी है उसको आप 2f से रिप्लेस कर देंगे, तो आपको उत्तल लेंस से रिलेटेड सारी इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन जो नियम है वो आप पहले समझ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्या है समझिएगा। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल है, तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से पास होती है। और अगर फोकस से पास हो रही है, बात ध्यान समझिएगा, अगर फोकस से पास करते हुए लेंस से टकरा रही है,
तो अपवर्तन के बाद पैरेलल हो जाएगी, ये चीज आपको याद रखना है। और लास्ट और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि मैं अच्छे से उसको लिख पाऊं। देखिए, लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये परसों के एग्जाम में भी आया था, क्या एग्जाम में आया था समझिएगा। एग्जाम में ये आया था कि जो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, जब इसमें से कोई लाइट पास होती है, इससे होकर जाती है, तो बिना डिफ्लेक्ट के सीधे निकल जाते हैं। मतलब ये, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है, तो बिना विचलित हुए ये सीधे निकल जाती है। अब यहाँ पे बात करें यूजेस की, तो जो लेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ है, सबसे पहले तो हम आई के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जो हम लोग टेस्टेड चश्मा यूज़ करते हैं उसके लिए। उसके बाद टेलीस्कोप में, ठीक है। यहाँ पे हम केवल कॉन्वेक्स की बात करेंगे, कॉन्वेक्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो टेलीस्कोप में यूज़ होता है, ठीक है। और आई डिफेक्ट में यूज़ होता है, आई डिफेक्ट में तो कॉनकेव का भी यूज़ होता है, ठीक है। जिस हिसाब से डिफेक्ट है, उसी हिसाब से आँख के डिफेक्ट के लिए हम लोग चश्मा टेस्ट कराते हैं, तो वहाँ भी क्या होते हैं, लेंसेज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो फिनोमेना हमने पहले बताया था कि जैसे v बराबर होता है c अपॉन म्यू, तो यहाँ से अगर हम लोग म्यू निकाले तो ये आएगा c अपॉन v। तो इससे हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में आ गया तो वहां पे ये चीजें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला जो होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर हम बात करें लेंस फार्मूले की, तो वो है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, किस हिसाब से जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे वैल्यू रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स वर्ड आया है, कॉन्वेक्स चाहे वो मिरर हो और चाहे वो लेंस हो, उसके लिए एफ हमेशा पॉजिटिव होता है। और कॉनकेव के लिए, चाहे वो मिरर हो और चाहे वो लेंस हो, उसके लिए एफ जो है वो हमेशा निगेटिव होता है। यू जो होता है वो ऑलवेज हम लोग निगेटिव कंसिडर करते हैं, ऑलवेज क्या कंसिडर करते हैं, निगेटिव कंसिडर करते हैं। बात करें यहाँ पे एम, एम का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो इसका फार्मूला होता है एच आई अपॉन एच ओ, या फिर माइनस का वी अपॉन यू। अब यहाँ पे v क्या होता है, तो v होता है इमेज की पोजीशन, इमेज कितनी दूरी पे बन रहा है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है। u क्या होता है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की, तो इसका फार्मूला होता है v अपॉन यू, ठीक है, v अपॉन यू। देखिए, जब हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ते हैं, मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो लेंस है, लेंस के पोल को हम ओरिजिन मानते हैं। मतलब जैसे जो लेंस में पोल होता है या ऑप्टिकल सेंटर होता है, उसको हम लोग यहाँ ओरिजिन कंसिडर करते हैं। अब जो चीज दाएं तरफ होगी वो पॉजिटिव, जो चीज बाएं तरफ होगी वो निगेटिव, जो चीज ऊपर की तरफ होगी वो पॉजिटिव रखेंगे, और जो चीज नीचे की तरफ होगी वो निगेटिव रखेंगे या निगेटिव आएगी। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि किसी दर्पण के सामने, किसी अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे एफ को हम लोग कंसिडर करेंगे निगेटिव, एफ को कंसिडर क्या करेंगे, निगेटिव। तो सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/f को मतलब -1/15 माइनस में रखेंगे। 1/v मालूम करना है, इमेज की पोजीशन मालूम करनी है, तो यानी v मालूम करना है। और प्लस का, और देखिए u हमेशा कैसा होता है, u हमेशा निगेटिव होता है,
ये हो जाएगा माइनस का 1/10। तो दिस इंप्लाइज 1/v जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 1/10 माइनस 1/15। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 2, यानी v बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब देखिए v कैसा आया है, v आया है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि v ये जो यहाँ पे f है ये लास्ट वाली पोजीशन जिसमें मिरर के जो देखिए यहाँ पे f कितना 15, u कितना है 10, यानी ये f और p के बीच वाली कंडीशन है जिसमें जो दर्पण है, जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता था यानी राइट साइड पे। तो इसलिए v क्या आया है, पॉजिटिव आया है। और इसी तरीके से हम लोग लेंस के भी क्वेश्चंस लगाएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी इसके और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।